हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडे क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। यू कैन सी आवर टॉपिक नेम ऑन योर स्क्रीन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। आज हम पढ़े और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं OOD। आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन क्या होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को डिस्क्राइब करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी एक क्लास है, उस क्लास में, या हम इसको ऐसे समझें कि हमारे पास में कोई फाइल है, उस फाइल के अंदर बहुत सारी सूचनाएं होती हैं। जैसे कि टेक्स्ट हो सकता है, वो सूचनाएं टेक्स्ट फॉर्म में हो सकती है, न्यूमेरिकल फॉर्म में हो सकती है, इमेज फॉर्म में हो सकती है, या और किसी डायग्रामेटिकल फॉर्म में हो सकती है। दैट्स मीन ये जो कॉम्बिनेशंस है डायग्रामेटिकल का, टेक्स्ट का, न्यूमेरिकल का, टेक्स्ट न्यूमेरिकल का, ये सब मिल करके क्या कहला रही है, इन्फॉर्मेशंस। और ये सभी एक जगह कलेक्टेड है, और ये जिस जगह पर कलेक्टेड है इसको हम क्या बोल रहे हैं, फाइल। इसी तरह यहाँ पर एक क्लास होती है। क्लास के अंदर उस फंक्शन, जिस फंक्शन के लिए क्लास बनाया जाता है, या प्रोग्राम में जिस टास्क के लिए क्लास को बनाया जाता है, उस क्लास से रिलेटेड सब फंक्शंस या अदर जो भी वेरिएबल्स हैं वो, या जो लॉजिक्स हैं, वो सभी उस क्लास के अंदर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो किस तरह से हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन ट्रांसफॉर्म द एनालिसिस मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन ट्रांसफॉर्म्स कर देती है, बदल देती है किसको, एनालिसिस मॉडल को। एनालिसिस मॉडल किस प्रकार का मॉडल है, जिस मॉडल को हम एनालिसिस करते हैं, जिसको हम मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर जिस मॉडल को एनालिसिस करता है बेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डिज़ाइन है, यह उस एनालिसिस मॉडल को बदल देती है एंड क्रिएटिंग, बनाती है, किसको यूज करते हुए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस को यूज करते हुए इनटू ए डिज़ाइन मॉडल, उसको एक डिज़ाइन मॉडल में कन्वर्ट कर देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है। डेट सर्व एज ए ब्लूप्रिंट फॉर सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन, जो हम सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है। जैसे कि आप कोई आर्किटेक्चर हो, आपके किसी कस्टमर ने बुलाया, उसको मकान बनाना है, उसने आपको सारी रिक्वायरमेंट्स बताई, आपने एनालिसिस किया। ओके, एनालिसिस करने के बाद में जब आप नक्शा बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे नक्शे को, तो उसी नक्शे के बेस पे पूरा मकान बनना शुरू होगा। तो वो नक्शा क्या हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया, किसके लिए, उस मकान के लिए। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है, ये भी हमारे सॉफ्टवेयर को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एज ए ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, या हम बोले एक नक्शे की तरह काम करता है, कि इसको फॉलो करते हुए इसी नक्शे के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर को बनाना है। क्योंकि आपने उसका ब्लूप्रिंट तो पहले ही तैयार कर लिया है, ब्लूप्रिंट मीन डिज़ाइन तो पहले ही तैयार कर लिया है ऑब्जेक्ट बेस पर। तो उसी के बेस पर हम सीधा उसको प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि यह एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगा। डिज़ाइन, देखिए डिज़ाइन क्या है। द डिज़ाइन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर रिक्वायर, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की हुई होती है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को रिक्वायर्ड होती है किसकी, द डेफिनेशन ऑफ ए मल्टी लेयर्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। किसके डेफिनेशन की, एक ऐसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के डेफिनेशन की जिसमें मल्टी लेयर्स हों। यानी कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, तो यह एक ऐसे आर्किटेक्चर मीन यह ऐसे संरचना को यहाँ पे डिफाइन करता है,
जिस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे यानी कि जिसमें बहुत सारी लेयर्स हों, यानी कि काफ़ी लेयर्स में यह क्या करता है, उस आर्किटेक्चर को, जो सॉफ्टवेयर आप कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं उसके आर्किटेक्चर को मल्टी लेयर में ये डिफाइन करता है। द स्पेसिफिकेशन ऑफ सब सिस्टम, जिसमें सब सिस्टम का क्या हो, स्पेसिफिकेशन हो। डेट परफॉर्म रिक्वायर्ड फंक्शन एंड प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टेड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये क्या करता है, सब सिस्टम को भी स्पेसिफाई करता है। और डेट परफॉर्म रिक्वायर्ड फंक्शन, जो कि क्या परफॉर्म करती है, रिक्वायर्ड फंक्शन, जो आपको फंक्शन चाहिए, जो आपको रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायरमेंट है जिसकी, उस फंक्शन को यह परफॉर्म करती है। एंड प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्या प्रोवाइड करती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना प्रोवाइड करती है। सपोर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि क्या करती है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके डिस्क्रिप्शंस हैं उनको ये सपोर्ट करती है। डेट फ्रॉम द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सिस्टम, जिससे कि जो बिल्डिंग ब्लॉक के जो सिस्टम्स हैं वहाँ से। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कम्युनिकेशन मैकेनिज्म, और जो कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है उसका डिस्क्रिप्शन। ये सब अलाउ डेटा टू फ्लो बिटवीन लेयर्स, ये सब अलाउ करते हैं डेटा को बिटवीन लेयर्स, कि ये लेयर्स के बीच में क्या हो, फ्लो हो सके। क्योंकि हम पिछले कई वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए, यहाँ पे इंटरेक्शंस होने चाहिए। तो ये इस तरह से मल्टी लेयर में क्या कर देता है, डिफाइन कर देता है, जिससे कि इसको क्या मिलता है, ये सब सिस्टम्स को भी स्पेसिफाई कर देता है। साथ ही साथ तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके डिस्क्रिप्शंस को भी सपोर्ट करता है, जिससे कि जो भी लेयर्स हैं, जो मल्टी लेयर्स हैं, या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशंस कर सकें, या हम इसको टेक्निकल वर्ड यूज़ करके बोले तो आपस में इनके बीच में रिलेशंस हो, या ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शंस कर सकें। कौन, सब सिस्टम और ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये सब मिलकर के जब इंटरेक्शंस करेंगे, इनके बीच में जब रिलेशंस होगा, तो ये सब मिलकर के ही जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करेंगे वो बहुत ही एक्यूरेट और इफ़ेक्टिव होगा। तो ज़रूरी है कि डिज़ाइन करते समय, यहाँ पे आप ये जो कंसेप्ट देख रहे हैं, डिज़ाइन करते समय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो आप डिज़ाइन बना रहे हैं उस डिज़ाइन में किस किस तरह की डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन अकम्प्लिश ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है, अभी हमने पढ़ा कि इसमें डिज़ाइन में किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है वो अकम्प्लिश ऑल ऑफ दिस थिंग्स, यह इन सभी चीज़ों को पूरा करती है। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, जो आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन एस्टैब्लिश ए डिज़ाइन, ये एक जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है एक ऐसी डिज़ाइन बनाती है, या हम बोले एस्टैब्लिश ए डिज़ाइन ब्लूप्रिंट, यह ऐसी डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट बनाती है that enable a software engineer to define the object oriented architecture in a manner that maximize reuse। यानी कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है वो स्थापित करती है एक ऐसे डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट को, जिससे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर सक्षम हो किसमें, डिफाइन करने में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को। और ये किसके द्वारा पॉसिबल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के द्वारा ही पॉसिबल है। क्योंकि ये क्या इस्टेब्लिश कर देती है, जो आप डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं या जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर देती है, जिससे कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो डेवलपर है, जो बनाने वाला है सॉफ्टवेयर को, वो सक्षम होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को डिफाइन करने के लिए इन ए मैनर डेट मैक्सिमाइज रीयूज। किस मैनर में, ताकि उसमें जो भी उसने कोडिंग काम में ली है या जो भी फंक्शंस ऑब्जेक्ट क्लासेज उसने काम में ली हैं उसका वो मैक्सिमाइज रीयूज, अधिक से अधिक यूज उसका रीयूज कर सके, देयर बाय इम्प्रूविंग डेवलपमेंट स्पीड एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। जिससे कि क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप
एक फंक्शन आपने बनाया, सपोज भी हमने कैलकुलेशंस के लिए कोई फंक्शन बनाया। अब आगे प्रोग्राम में चल के आपको वापस से किसी कैलकुलेशन के फंक्शंस की ज़रूरत है, तो आप बनाने की जगह अगर उसी फंक्शन को रीयूज करते हैं तो इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा, और समय बचेगा तो इम्प्रूविंग डेवलपमेंट स्पीड भी बढ़ेगी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। और इससे क्या होगा कि आपका दिमाग केवल जो फोकस करने वाले फंक्शंस या फोकस करने वाले जो टास्क पर है उसी पर ही रहेगा, जिससे कि हमारी जो एंड प्रोडक्ट है, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जो हमारा एप्लीकेशंस बनेगा, वो क्वालिटी में भी बहुत अच्छा होगा। अगर हम स्टेप्स की यहाँ पे बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इज डिवाइडेड इनटू 2 एक्टिविटीज़। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन 2 एक्टिविटी में डिवाइड होती है। सबसे पहले सिस्टम डिज़ाइन में, दूसरा ऑब्जेक्ट डिज़ाइन में। यहाँ पे दो स्टेप्स को काम में लेते हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन पूरी की जाती है, जिसमें पहला हमारा आ गया सिस्टम डिज़ाइन एंड सेकंड हमारा ऑब्जेक्ट डिज़ाइन। देखिए फ्रेंड्स आगे क्या है, सिस्टम डिज़ाइन क्रिएट्स द प्रोडक्ट आर्किटेक्चर। जो सिस्टम डिज़ाइन है वो क्या बनाती है, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर यानी प्रोडक्ट की एक संरचना बनाती है। डिफाइनिंग ए सीरीज ऑफ लेयर्स, डिफाइनिंग और जो लेयर्स की सीरीज़ है यानी कि लेयर्स जिसकी सीरीज में है उनको भी ये डिफाइन करती है। डेट एकम्प्लिश स्पेसिफिक सिस्टम फंक्शन, जो कि क्या करती है, जो स्पेसिफिक जो आपने परिभाषित सिस्टम के फंक्शंस को डिफाइन किया है उसको ये एकम्प्लिश करती है, पूरा करती है। एंड आइडेंटिफाइंग द क्लासेज जो भी आपने क्लासेज बनाए हैं उसके अंदर जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिए हैं उनको भी आइडेंटिफाई करती है। डेट आर एनकैप्सुलेटेड बाय सब सिस्टम, जो कि सब सिस्टम के द्वारा क्या होगी, एनकैप्सुलेटेड होगी। डेट रिसाइड ईच लेयर, जो कि प्रत्येक लेयर के क्या होती है, अगल बगल में होती है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, हमें ध्यान से सुनना है, पढ़ना है। स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो सिस्टम डिज़ाइन है ये क्या क्रिएट करती है, एक प्रोडक्ट आर्किटेक्चर क्रिएट करेगी। यहाँ पे लास्ट लेयर में हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है इसको बनाने के लिए हम मेजर 2 स्टेप्स काम में लेते हैं, सिस्टम डिज़ाइन और ऑब्जेक्ट डिज़ाइन। अब सिस्टम डिज़ाइन क्या करती है कि प्रोडक्ट की जो आर्किटेक्चर है उसको यहाँ पे क्रिएट करती है और उसके अंदर जो मल्टी लेयर्स होती हैं उनको डिफ़ाइन करती है, जिससे कि आपने जो जैसा एप्लीकेशन चाहा है वो पूरा होता है। साथ ही साथ जो क्लासेज हैं उनको भी ये क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, सब सिस्टम को एनकैप्सुलेट करती है और ये सब लेयर्स के अगल बगल में ही रहते हैं। सिस्टम डिज़ाइन कंसीडर्स द स्पेसिफिकेशन ऑफ 3 कंपोनेंट्स, और यहाँ पे जो सिस्टम डिज़ाइन की जाती है उसको यहाँ पे उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो 3 कंपोनेंट्स के द्वारा कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट इज यूज़र इंटरफेस, कि यूज़र किस तरह से इंटरफेस करेगा। डेटा मैनेजमेंट फंक्शन, कि फंक्शंस जो होंगे जो डेटा को मैनेजमेंट करने वाले फंक्शंस है उनको बारे में यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। थर्ड है टास्क मैनेजमेंट फैसिलिटीज़। तो इस तरह से सिस्टम डिज़ाइन यहाँ पे 3 कंपोनेंट इसकी स्पेसिफिकेशन कंसीडर करता है और इसी कंसीडर को ध्यान में रखते हुए, इसी समझ को, इसी 3 स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बेस जो हमारा डिज़ाइन है उसको हम यहाँ प्रिपेयर करते हैं। फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम वी कैन डिफाइन ए डिज़ाइन पिरामिड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में हम क्या डिफाइन करते हैं, हम परिभाषित करते हैं एक डिज़ाइन पिरामिड को, लेकिन जो लेयर्स होती हैं आर ए डिफरेंट एज कंपेयर टू द कन्वेंशियल सॉफ्टवेयर। जो यहाँ पर आप जैसा सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम है वो क्या डिफाइन करती है
एक डिज़ाइन के पिरामिड को, यानी कि एक हम बोले एक लेयर्स को ये क्या करती है, परिभाषित करती है। लेकिन जो लेयर होती हैं वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती हैं। किसके कंपेयर में, जो आप यहाँ पर कन्वेंशंस जो इस सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जैसा कि आपने करार किया है, हम वो बोले कि जैसा आपने समझौता किया है सॉफ्टवेयर बनाने का, उस सॉफ्टवेयर से यहाँ पे लेयर्स कुछ डिफरेंट होती हैं। बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम है वो एक जो यहाँ पे पिरामिड है डिज़ाइन की, उसको ही यहाँ पे डिफाइन करेगा। बस अंतर इतना है, डिफरेंट इतना है कि जो लेयर्स होती हैं वो वास्तविक जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी तुलना में कुछ अलग अलग होती हैं, लेकिन उससे सॉफ्टवेयर पे प्रभाव नहीं पड़ता। सॉफ्टवेयर उतना ही इफेक्टिव रहता है अगर आप इसको काम में ले रहे हैं। तो अभी हमने पिरामिड की बात की कि ये इसी पिरामिड के अकॉर्डिंग, इसी लेवल को काम में लेते हुए सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन करता है। तो देखिए, द 4 लेयर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन पिरामिड्स आर, यहाँ पे 4 लेयर्स का एक पिरामिड दिया हुआ है। यू कैन सी नाउ ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट इज सबसिस्टम डिज़ाइन, सेकेंड इज क्लास डिज़ाइन एंड ऑब्जेक्ट डिज़ाइन, थर्ड इज मैसेज डिज़ाइन एंड लास्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिज़ाइन। ये यहाँ पे हमारे पास में 4 लेयर हैं। ये चारों लेयर आपस में एक दूसरे से मिल कर के काम करती हैं, इनके बीच में डिपेंडेंसी होती है, हम बोले कि इंट्रैक्शंस होता है, और ये सब मिली हुई है, तभी यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है, एक पिरामिड का निर्माण हो रहा है। डेट्स मीन ये सभी लेयर्स मिल कर के काम करती है। यहाँ पर जो हम डेफिनेशंस के लेयर्स की डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं, वो भी जो मल्टी लेयर की डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं, वो लेयर्स यही हैं: सब सिस्टम, क्लास डिज़ाइन, मैसेज डिज़ाइन, रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिज़ाइन। और इन्हीं लेयर्स को काम में लेते हुए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी जो लास्ट हमने अभी जो लाइंस पढ़ी है उसमें क्या था कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है वो क्या करता है, पिरामिड को हम बोले मल्टी लेयर को डिफाइन करता है। ये वो मल्टी लेयर्स है, ये वो पिरामिड है जिसको ये डिफाइन करता है। बट ये तो हो गया एक्चुअल, कि ये एक हमारा एक प्रोटोकॉल हो गया। बट जब आप एक्चुअल यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्रिएट्स कर रहे हैं, तो इसके लेयर और इसके लेयर में, इन दोनों के लेयर में कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, बट वो डिफरेंस ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। बस हमने डिज़ाइन के अंदर, डिज़ाइन टॉपिक में जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है, अगर आपने उन सारे बातों का ध्यान रखा है तो आपका एप्लीकेशन जब बन के तैयार होगा तो वो उतना ही इफ़ेक्टिव और एक्यूरेट होगा। तो अब हम यहाँ पर एक एक सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि किस सिस्टम में क्या है, किस सिस्टम में क्या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सब सिस्टम लेयर। जो सब सिस्टम होता है वो लेयर, जो सब सिस्टम लेयर है वो कंटेन ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द सब सिस्टम। वो रिप्रेजेंट करती है, कौन, सब सिस्टम लेयर रिप्रेजेंट करती है प्रत्येक सब सिस्टम को। डेट अनेबल द सॉफ्टवेयर टू अचीव इट्स यूजर डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स। जो सॉफ्टवेयर को इस लायक बनाती है, इतना सक्षम बनाती है कि यूज़र ने जो भी रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन किया है, जो भी परिभाषित किया है रिक्वायरमेंट्स को, उसको ये सॉफ्टवेयर अचीव कर सके। एंड टू इम्प्लीमेंट द टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये क्या करती है, जो टेक्निकल यहाँ पर जो आधारभूत संरचना है उसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है। डेट सपोर्ट्स कस्टमर रिक्वायरमेंट, जिससे कि क्या होता है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने में यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। तो सब सिस्टम लेयर यहाँ पे क्या करेगी फ्रेंड्स, प्रत्येक सब सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगी। और यहाँ पे ये क्या करेगी, सब सिस्टम लेयर यहाँ पे सॉफ्टवेयर को इस लायक बनाएगी कि जो भी रिक्वायरमेंट्स आपने डिफ़ाइन की है उसको आप यहाँ पे अचीव कर सको। साथ ही साथ जो भी टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है, जो और इससे भी क्या होगा, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा होंगी और उतनी ही इफ़ेक्टिवनेस के साथ पूरा होंगी। सेकेंड इज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट लेयर। क्लास एंड ऑब्जेक्ट are the similar because object is the inside part of a class and the combination of object is called class, and every class have a unique name, and sometimes object are also have unique name, but
mostly its name depend on user, that user can change any object name according her facility in progressing of software development. So now you can see in this topic class and object layer. In this topic, class and object layer contains the class hierarchies that enable the system to be created using generalization and increasingly more targeted specializations. The layer also contains representation of each object. Now you can see that everything is clear when you complete the inside the lines of this topic, कि यहाँ पे क्या कर रहा है ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट लेयर में, कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट लेयर कंटेन द, ये क्या कंटेन करती है, ये क्लास की जो हायरार्कीज होती हैं। क्लास की हायरार्की का मतलब क्या होता है, हायरार्की का मतलब होता है यहाँ पे हम समझ सकते हैं डिपेंडेंसी से कि एक क्लास की हायरार्की दूसरे से होती है, या हायरार्की का मतलब होता है कि जो क्लास बनी हुई होती है वो अलग नहीं बनी होती है। आपने एक क्लास बनाई, अब आप दूसरी क्लास बना रहे हैं, तो दूसरी क्लास के अंदर पहली क्लास के क्या रहेंगे, गुणधर्म रहेंगे। आप ऐसे समझें जैसे मैंने यहाँ पे क्लास बनाई क्लास 1, ओके, यहाँ पे मैंने क्लास बनाई किसी प्रोग्राम में क्लास 2। अब ये तो मैंने यहाँ पे क्लास बना दी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, बट जब मैंने यहाँ पे क्लास 2 बनाई तो यहाँ पे जो क्लास C1 है इसके कुछ गुणधर्म रहेंगे, यानी कि C1 क्लास के भी कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पर होंगे। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा ताकि ये आपस में इंटरेक्शंस कर सकें और जो हमारा टास्क है उसको ये यहाँ पे पूरा कर सकें। तो यहाँ पर ये यही कह रहा है कि जो क्लास और ऑब्जेक्ट लेयर है ये क्या कंटेन करती है, क्लास की हायरार्की कंटेन करती है, जिससे कि enable the system to be created using generalizations and increasingly more targeted स्पेशलाइजेशन, जिससे कि क्या होता है कि ये सिस्टम को सक्षम बनाती है क्रिएट करने में क्या किसको यूज करते हुए, जनरलाइजेशंस को, यानी एंड बढ़ा देती है मोर टारगेटेड स्पेशलाइजेशंस को, जो भी आपका टारगेट है उसकी स्पेशलाइजेशंस को भी ये इंक्रीज करती है। द लेयर आल्सो कंटेंस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, और इस लेयर में हर एक ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। नाउ थर्ड इज मैसेज लेयर। मैसेज लेयर कंटेंस द डिज़ाइन डिटेल्स। मैसेज लेयर में जो भी डिज़ाइन है, जैसा भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं उस डिज़ाइन से रिलेटेड सारी डिटेल्स यहाँ पे मैसेज लेयर में होती है, जिससे कि डेट अनेबल ईच ऑब्जेक्ट टू कम्युनिकेट विद इट्स कोलाबोरेटर्स, जिससे कि ये सक्षम होते हैं या ये सक्षम बनाती है ईच ऑब्जेक्ट टू कम्युनिकेट विद इट्स कोलाबोरेट्स, यानी कि जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं प्रत्येक ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं जो भी इसके साथ मिल कर के एप्लीकेशंस में काम कर रहे हैं उन सभी से। तो अगर इसके पास में मैसेज लेयर क्या कर रही है कि सभी डिज़ाइन की डिटेल्स है जो कि क्या करती है, सक्षम बना देती है कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट है इसके साथ इसके जो भी सहयोगी हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे क्लास हो, उनके साथ ही क्या करेगी, कोलैबोरेट्स करेगी, सहयोग करेगी, मिलके काम करेगी, और जो भी अचीवेबल टारगेट है उसको ये अचीव करेगी। दिस लेयर एस्टैब्लिश द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरफेसेस फॉर द सिस्टम। और ये जो लेयर है मैसेज लेयर, यह स्थापित की जाती है एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरफेसेस फॉर द सिस्टम, सिस्टम के इंटरनल इंटरफेस के लिए और सिस्टम के एक्सटर्नल इंटरफेस के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ईच ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है विथ इट्स कोलैबोरेट्स के साथ में, यानी कि इसकी जितने भी सहयोगी हैं जो भी इसके साथ मिलके काम कर रहे हैं मीन ऑब्जेक्ट के साथ में, जितने भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो इंटरनल ऑब्जेक्ट्स हों चाहे वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हों, जो भी इसके साथ में कोलैबोरेट्स हो रहे हैं उन सभी के साथ ये कम्युनिकेट्स करता है, इंटरफेस करता है। इसलिए यहाँ पे
यहाँ पे इनके बीच में क्या किया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरफेस यहाँ पे एक एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। एंड नाउ फोर्थ इज रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेयर। अब जैसा कि नाम आप देख ही पा रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेयर, तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेयर कंटेन द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदमिक डिज़ाइन। ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेयर होती है, ये क्या कंटेन करती है, पूरे डेटा का जो भी स्ट्रक्चर है उसको ये यहाँ पे कंटेन करती है, और जो भी एल्गोरिदमिक डिज़ाइन होती है फॉर ऑल एट्रीब्यूट्स, सभी एट्रीब्यूट्स के लिए, एंड ऑपरेशंस फॉर ईच ऑब्जेक्ट्स, और ऑपरेशंस सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए। यानी ओवरऑल सिंपली वी कैन से डेट कि जो भी ओवरऑल प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को यहाँ पर कंटेन करती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेयर। एंड अंडर हिज मॉनिटरिंग, अपनी खुद की मॉनिटरिंग में यह हर एक टास्क को पूरा करवाती है, जिससे कि अचीवेबल जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसको प्राप्त किया जा सके। और यह जो कंटेन करती है उसमें क्या करेगी, पूरा ओवरऑल डाटा का स्ट्रक्चर कंटेन करेगी, एल्गोरिदमिक डिज़ाइन कंटेन करेगी। अब जो एल्गोरिदमिक डिज़ाइन होगी वो किस किस के लिए होगी, फॉर ऑल एट्रीब्यूट्स, सभी एट्रीब्यूट्स के लिए होगी, फॉर ईच ऑब्जेक्ट ऑपरेशन, सभी ऑब्जेक्ट के ऑपरेशंस के लिए होगी। तो इस तरह से ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेयर ओवरऑल जो भी ऑपरेशंस, एट्रीब्यूट्स, स्ट्रक्चर्स है, इनको प्रोवाइड करवाती है अदर लेयर्स को। और जैसा कि आपने अभी पिरामिड में 4 लेयर्स देखी, ये चारों लेयर आपस में मिलकर के एक दूसरे के साथ काम करती हैं, और जो हमारा अचीवेबल टारगेट है उसको पूरा करती हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज का टॉपिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन अच्छे से समझ में आया होगा। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।